नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे हलचल तेज हो गई है। कुछ विपक्षी नेताओं की धड़कनें तेज हो गई हैं, तो किसी ने इस पर अपना खुलकर समर्थन दिया है। दरअसल मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सीएम योगी ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है, साथ ही जमकर इस कदम की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया में कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के चुनावों का हम एक साथ आयोजन करें। इसी के साथ सीएम योगी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की है। तो क्या जल्द देश में लागू होगा वन नेशन वन इलेक्शन? इसी किस्से पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो क्या हमारे देश में जल्द ही वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा? देखिए, ये लागू जल्द होगा या कुछ समय लगेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अब तक उठ रहा था, और मोदी सरकार ने जो पैनल बनाई है, कमेटी की घोषणा के साथ ही जो सबसे पहले विपक्षी पार्टी की तरफ से, कुछ और लोगों की तरफ से जो सवाल उठे, वो सवाल था कि पिछले साल तो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो क्या इतनी जल्दी उत्तर प्रदेश की विधानसभा भंग हो जाएगी? जब एक साथ चुनाव होना है तो क्या उत्तर प्रदेश में फिर से विधानसभा का चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव के साथ होगा? ये बड़ा सवाल था। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बीच कह दिया कि हम वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हैं। जब वो समर्थन कर रहे हैं तो ये सवाल और भी गंभीर हो गया कि क्या वो तैयार हैं विधानसभा भंग करने के लिए, बीच के चुनाव को स्वीकार करने के लिए? क्योंकि जिस तरीके से ये चर्चा चल रही है उसमें सवाल कई उठ रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, क्या इस मुद्दे को गंभीरता से देखा जा सकता है? क्या ये प्रैक्टिकल है? जो बात उठती है कि क्या ये व्यावहारिक है कि इस मुद्दे पर आगे बढ़ा जा सकता है, कमेटी कोई फैसला ले? क्योंकि इस मुद्दे पर इतने परेशानियां भी है और इसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब अब तक नहीं मिला है, जिसके कारण कंफ्यूजन इस बात की है कि ये संभव भी है या नहीं है। क्योंकि अभी तक ये नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, ये तकरीबन 20 साल से इस पर चर्चा हो रही है। लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट आई, चुनाव आयोग ने भी समर्थन किया था और कहा था कि हम इसके प्रैक्टिकल बनाने के तरीके पर बात करेंगे। पिछली बार जो चुनाव आयोग की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि आप देखिए चुनाव पे खर्चों के बारे में, जो पिछले बार का लोकसभा चुनाव हुआ उस पे 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और विधानसभा की बात छोड़ दीजिए, और उसके अलावा अगर पार्टियों के कैंपेनिंग की बात करेंगे तो वो तो इससे कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि एक चुनाव करवाने में लोकसभा का कम से कम तो 8 से 10 हजार करोड़ रुपए के खर्च है। और उसके बाद अलग अलग राज्यों के विधानसभा का चुनाव, जो कि हर साल कुछ राज्यों में चुनाव होते हैं, और चुनाव होते हैं तो इसके आर्थिक पहलू को भी देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी सही होगी। पहला सवाल तो यही उठा। दूसरी बात यह हुई कि इससे और दूसरा क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से देखा जाए, प्रशासनिक तरीके से, कि प्रशासन को कहां कहां समस्याएं होती है, सरकार को कहां कहां समस्याएं होती है। अगर अभी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, दिसंबर में चुनाव होगा, और दिसंबर में चुनाव होने से पहले 1 महीना पहले चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा। वहां पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की जा सकती, बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते, सरकार कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकती। 1 महीना तक अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो ब्लॉकेज हो जाएगा। राजस्थान भी, वहां पर भी काम नहीं हो सकता। जब लोकसभा का चुनाव आएगा 2024 का, तो उस समय भी चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, और उसमें सारे स्टेट में जहां अभी चुनाव हुए हैं, जहां चुनाव होने वाले हैं, जहां चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया है, हर जगह पर यह लागू हो जाएगा आचार संहिता। केंद्र सरकार नहीं, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कोई बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं कर सकती, क्योंकि 1 महीने तक
पूरे देश में कोई भी फैसला जो बड़ा लिया जाएगा उसको चैलेंज किया जाएगा कि यह चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है, और इसलिए ये समस्याएं दोनों तरफ से हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकडाउन की स्थिति हो जाती है, डेडलॉक की स्थिति हो जाती है, तो इससे भी निजात पाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो खर्च और परेशानियां दोनों के बाद भी लोग, नेता और नेताओं की मानसिकता, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर मिनिस्ट्री तक, ये किस मोड में रहते हैं, इसको भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मान लेते हैं कि कोई प्रधानमंत्री की बात करते हैं, अगर प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी को वो चुनाव में जीत नहीं दिलवा पाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, वो हर स्टेट में अपनी पार्टी का भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये मजबूरी है उनकी कि उस समय वो भारतीय जनता पार्टी का नेता की तरह सोचे। ये जो ऐसी बातें की जाती है अनप्रैक्टिकल, जो लोग कहते हैं या फिर विपक्षी पार्टी के नेता कहते हैं, जब सत्ता में होते हैं तो नहीं कहते, लेकिन जब सत्ता से बाहर होते हैं कहते हैं ये तो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, ये मंत्री हैं, देश के मंत्री हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह क्यों देखा जाना चाहिए? तो क्या ये कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया? प्रधानमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी और जीत उसी को दिलवाना है। जीत नहीं होगी तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है। 1 महीने तक हर स्टेट में प्रधानमंत्री का प्रोग्राम होगा, हर स्टेट में कुछ केंद्रीय मंत्री का प्रोग्राम होगा। वो लोग इस चुनावी मोड में रहेंगे और चुनाव प्रचार करना उनकी मजबूरी हो जाएगी। तो ये हर बार, अभी दिसंबर में चुनाव है, कुछ दिन के बाद 7 स्टेट में 2024 में चुनाव है, उसके पहले लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव के बाद तत्काल अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होगा। तो ये पूरे साल जो चुनावी प्रक्रिया चलती रहती है, इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, इन लोगों की भूमिका जो बढ़ाई जाती है चुनाव प्रचार में, उससे भी निजात मिलेगा। 5 साल में 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, जितना हो सकता है 1-2 महीना ही चुनावी मोड में रहा जाएगा, प्रचार में रखा जाएगा, और बाकी समय का सदुपयोग देश के कानून बनाने, व्यवस्थाएं ठीक करने, विकास के कामों में लगाया जाएगा। ऐसे आप नहीं कह सकते कि राजस्थान में चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे जाएंगे। यहां तो मुख्यमंत्री, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल, और वो दिल्ली के सीएम हैं। लेकिन जब चुनाव होता है किसी भी स्टेट में, गुजरात में चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो वहां पर अरविंद केजरीवाल, यहां तक कि भगवंत मान लंबे समय तक चुनाव प्रचार करते रहे। उस दौरान दिल्ली और पंजाब का क्या होगा? वहां तो मुख्यमंत्री ही नहीं है, मुख्यमंत्री की जगह खाली पड़ी हुई है। कोई बड़ा फैसला कैसे ले, क्योंकि सीएम के बिना डीजीपी भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला बड़ा नहीं ले सकते। तो ये जो डेड लॉक की स्थिति हो रही थी, इसको लेकर एक परसेप्शन बना और एक विचार आया कि इसे खत्म किया जाना चाहिए, जैसे कि 1967 तक हुआ। 52 में पहली बार चुनाव हुआ हिंदुस्तान में, 51-52 के चुनाव में लेजिस्लेटिव असेंबली का भी हुआ और लोकसभा का भी हुआ। उसके बाद 57 में चुनाव हुआ, वो भी दोनों का साथ साथ चुनाव हुआ। अब कैसे कह सकते हैं कि ये जो 57 का 52 का चुनाव हुआ था, जब इतनी पिछड़ी स्थिति थी, चुनाव आयोग के पास बैलेट पेपर ले जाने के लिए गाड़ियां नहीं थी, बैलगाड़ियों से सुदूर के क्षेत्रों में ले जाया जाता था, उस समय एक साथ चुनाव हो गया बैलेट पेपर से। उसके बाद 57 के बाद 62 में चुनाव हुआ, 67 में चुनाव हुआ। पहली बार स्थिति आई जब केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और उसे 2 साल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। केंद्र सरकार उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद धीरे धीरे जो स्थितियां बदली, केंद्र के में कांग्रेस की सरकार, राज्यों में अलग अलग राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तोड़ मोड़ की राजनीति चली क्योंकि गठबंधन की सरकार थी। बीच बीच में सरकारें गिरती रही और फिर ऐसी स्थिति हो गई कि अब एक साथ चुनाव होना असंभव लग रहा है। लेकिन जब हम
52 में, 47 में आज़ादी के बाद 52 में, 57 में, 62 में एक साथ चुनाव करवा सकते हैं, तो क्या 2024-25 में नहीं करा सकते? ये हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे की तरफ से जा रहे हैं? इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये कैसे संभव है, क्योंकि अगर किसी राज्य में अल्पमत की सरकार बन गई बीच में, अगर किसी राज्य में जोड़ तोड़ हो गया, अगर किसी राज्य में किसी ने समर्थन वापस ले लिया है, केंद्र में समर्थन वापस ले लिया, तो फिर क्या होगा? सरकार नहीं गिरेगी, तो फिर बीच में चुनाव नहीं होंगे। इसके कई समाधान हैं और समाधान पर चर्चा भी हुई है, क्योंकि ये गंभीर चर्चा पिछले 25-30 सालों से चल रही है। मनमोहन सिंह की सरकार थी, एल.के. आडवाणी ने रिपोर्ट सौंपी थी कि हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, और मनमोहन सिंह ने स्वीकार किया था कि ये जरूरी है। ये कांग्रेस की सरकार के समय में है। इससे पहले वाजपेयी जी ने भी एक प्रस्ताव पारित करवाया था, और उस समय सोनिया गांधी से वाजपेयी जी ने मुलाकात की थी कि हम लोगों को चाहिए कि मिल बैठकर बात करें और पूरे देश में एक साथ चुनाव फिर से शुरू करवाएं। ये दिक्कतें जो पैदा हो रही है अपोजिशन पार्टियों के माध्यम से, जो अभी सत्ता में नहीं है, और दूसरे जो सवाल है उसका जवाब देने के बदले कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, वो इस आधार पर किया जा रहा है कि अगर बीच में अल्पमत की सरकार हुई तो क्या होगा। चुनाव आयोग ने, लॉ कमीशन ने, दोनों ने दिया। लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन अगर पढ़ ले कोई, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा ही नहीं। क्यों आएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन? इसमें संविधान में संशोधन करो, और जो मोशन आएगा, मोशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव मोशन आएगा, यानी कि जिसके पास सरकार बदलने की क्षमता हो वो मोशन लाए। यानी कि हम आपकी सरकार को गिराना चाहते हैं, ये गिराने के लिए मोशन नहीं लाया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। प्रस्ताव जो लाया जाएगा कि इनके पास बहुमत नहीं है, हमारे पास बहुमत है, इसीलिए हम सरकार बनाएंगे। जब तक आपके पास बहुमत नहीं है सरकार बनाने की, तब तक आप उसके ऊपर अविश्वास नहीं कर सकते। ये कंस्ट्रक्टिव आइडिया है, जिसके लिए समस्या का पूरी तरह समाधान होगा कि बीच में कोई सरकार ही नहीं गिरेगी। सरकार गिरेगी तो बनेगी, और जो बनेगी वो उसी कार्यकाल के लिए होगा। जैसे कि एक साल में अगर किसी विधायक की, किसी सांसद की मौत हो जाती है और उसका कार्यकाल 1 साल या उससे कम होता है, वहां पर मध्यावधि चुनाव, उपचुनाव नहीं कराए जा सकते, वो सीट खाली रहती है। उसी तरीके से व्यवस्थाएं पर विचार करो, समाधान का रास्ता निकालो, लेकिन जो बेहतर विकल्प सरकार की तरफ से आया है उसमें कंस्ट्रक्टिव, सकारात्मक तरीके से जुड़ने की जरूरत है। और योगी आदित्यनाथ ने जो बात बोली है उसका मतलब है कि वो तैयार हैं, जब सरकार कहे, जब केंद्र सरकार कहे कि नहीं एक साथ चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश अगर 2 साल अभी चुनाव में बाकी है, फिर भी विधानसभा भंग करनी होगी, सीएम योगी आदित्यनाथ तैयार हैं। वो इसी बात का संकेत दे रहे हैं। 2400, 2500, 27 में तो ऐसे भी चुनाव होना है। जो तरीके अपनाएगी केंद्र की सरकार, उसमें ये सहमति देंगी, और कभी भी विधानसभा भंग करने के लिए वो तैयार बैठे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो अब बारी वन नेशन वन इलेक्शन की है, जिसको लेकर तैयारियां भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार इस बिल को पेश कर सकती है। हालांकि मोदी सरकार काफी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर प्रयास कर रही है। 2018 से ही बीजेपी अपनी इस वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पारित करवाने के लिए पुरजोर कोशिश करती दिख रही है। अब देखना होगा इस पर मोदी सरकार क्या फैसला लेते हैं। वहीं इस बिल को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। अब देखना ये होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।